हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साजिश एकेडमी ऑफ साइंस में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साइंस पार्ट 2 का लेसन नंबर फर्स्ट, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो हेरिडिटी वर्ड है इसका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब जनरली होता है अनुवांशिकता। अब अनुवांशिकता मतलब क्या, कि जैसे जो पेरेंट्स होते हैं उन पेरेंट्स से उनके चाइल्ड में क्या होना, कुछ फिजिकल या फिर मेंटल प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर होना, उसी को जनरली क्या बोला जाता है? हेरिडिटी बोला जाता है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो चाइल्ड है, इस चाइल्ड के अंदर, इस चाइल्ड में इनके कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे कि उनका स्किन कलर हुआ, उनका नोज का शेप हो गया, या फिर बाकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके चाइल्ड में क्या होता है? ट्रांसफर होते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, इवोल्यूशन का अगर हम लोग मतलब समझ ले तो इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस। क्या होता है? चेंजेस। अब चेंजेस मतलब देखिए, आप देखिए इस पिक में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है, ये हमारा अभी का जनरेशन है। ठीक, तो उसके पहले जो थे, पहले ये कहते हैं हमारे एंसेस्टर्स थे। तो इन एंसेस्टर्स में क्या होते गए? चेंजेस होते गए। उन चेंजेस के बाद ही यहाँ पे क्या हुआ, एक न्यू जनरेशन जो वो प्रोड्यूस्ड हुआ। तो इसलिए हम लोग इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या? चेंजेस, या फिर जिसको हम लोग ग्रेजुअल चेंजेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लेसन को पढ़ने से पहले इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। मतलब कि ये हेरिडिटी क्या होता है और कौन कौन से हेरिडिटरी चेंजेस इसमें हो सकते हैं, वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें ये तीनों प्रोसेस किस तरीके से होती है, ये हम लोग उसमें देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले इवोल्यूशन। अब इस इवोल्यूशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग ने कौन कौन से एविडेंस यूज किए वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसके बाद में लैमार्किज्म, देन स्पेसिएशन, और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। अब जनरली देखिए, ये जो लेसन है, ये लेसन 4 to 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी इस बार के जो बोर्ड एग्जाम 2020 जो हुआ था उसमें ये लेसन 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। तो सबसे पहले हम लोग हेरिडिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर वाया जीन्स। अब देखिए, जनरली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हेरिडिटी क्या है, तो हेरिडिटी में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या हो रहा है? ट्रांसफर। हेरिडिटी का मतलब हो रहा है ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनादर जनरेशन। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होना? कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना। जैसे बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि स्किन कलर हो गया, या फिर कुछ एबिलिटीज होती है, इंटेलिजेंस जो होता है वो भी क्या हो सकता है, इसमें ट्रांसफर होता है। ये सब चीजें क्या होती है? हेरिडिटी होती है। ठीक है, और ये किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं? जीन्स के थ्रू। किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं? जीन्स के थ्रू। ठीक है, तो अब ये जीन्स मतलब क्या? तो जनरली देखिए, हम लोग को पता है जीन्स इज नथिंग बट द सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग डीएनए का डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे। तो डीएनए क्या होता है? जनरली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, लैडर के जैसा दिख रहा है हम लोग को। देन उसके बाद में इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट शुगर मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन बेस। अब देखिए क्या क्या किस चीज से बना होता है ये जनरली 3 मेन कंपोनेंट से बना होता है। 3 मेन कंपोनेंट कौन कौन से? यहाँ पे सबसे पहले फॉस्फेट, उसके बाद में शुगर मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन बेस। तो देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है हम लोग को पी पी, ये क्या हो गया? फॉस्फेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो ये पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल है, और उसके बाद यहाँ पे जो एडेनाइन दिख रही है, एडेनाइन मतलब क्या है? वन ऑफ द नाइट्रोजन बेसेस है। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट से मिलकर क्या बना होता है? ये डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डीएनए के मॉलिक्यूल्स बने होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में ये जो 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जनरली इसके अंदर, वो 4 नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से हैं? एक होता है गोनाइन, साइटोसिन, थाइमाइन एंड एडेनाइन। क्या क्या होता है इसमें? 4 नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से होते हैं? एडेनाइन, गोनाइन, साइटोसिन, थाइमाइन, मतलब AGCT। ठीक है, उसके बाद में ए ऑलवेज पेयर विद टी। इसमें ए जो होता है वो हमेशा किसके साथ पेयर करेगा? टी के साथ पेयर करेगा। और सी ऑलवेज पेयर विथ जी। सी किसके साथ पेयर करेगा? जी के साथ। अब इसको अगर याद रखना है, आपको याद नहीं रहता है तो कैसे बोल सकते हैं हम लोग? AT मतलब एट,
और सीजी मतलब कॉलेज बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एट कॉलेज, ठीक है। जैसे आप 10th के एग्जाम पास होने के बाद कहाँ जाओगे, हाई स्कूल जूनियर कॉलेज में जाओगे, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं एट कॉलेज। तो ए का जो पेयर है वो टी के साथ रहेगा और सी का जो पेयर है वो जी के साथ, ठीक है। उसके बाद अब जनरली देखिए, ये तो हो गया ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन आरएनए में क्या होता है, यही नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, सिर्फ एक फर्क होता है, जहां पे थायमिन है वहां पे क्या होता है, यूरैसिल होता है। क्या होता है, यूरैसिल। ये यहाँ पे याद रखना हमको कि जो आरएनए होता है, आरएनए के अंदर एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और यहाँ पे थायमिन की जगह पे यूरैसिल होगा। इसके बाद देखिए, जॉन ग्रेगर मेंडल इज पायोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स, ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जॉन मेंडल का जो पी प्लांट एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट था, इसीलिए जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, अराउंड द पीरियड ऑफ 1886 इट took a long time for him to understand the conclusion of his research about heredity। तो जो जॉन मेंडल थे, जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था पी प्लांट के ऊपर, तो वो एक्सपेरिमेंट करते करते उन्हें बहुत सा टाइम लग चुका था कि एग्जैक्टली किस वजह से वो हेरिडिटी का कंसेप्ट सामने आ रहा था, या फिर किस वजह से वो जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे थे प्ली प्लांट में, उसको जानने के लिए, उनके रिसर्च के लिए, जो भी उनका कंक्लूजन था, उस कंक्लूजन के लिए उनको बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन 1901 द रीजंस बिहाइंड द सडन चेंजेस वेयर अंडरस्टूड ड्यू टू द म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ ह्यूगो डिवरीज। अब उसके बाद में जब ये जॉन मेंडल के रिसर्च हो रहा था, रिसर्च होते वक्त तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका था। उसके बाद में ये जो ह्यूगो डिवरीज साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एक प्लांट के ऊपर, रोज प्लांट के ऊपर। तो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्हें पता चला कि जो सडन चेंजेस हो रहे हैं, ये सडन चेंजेस जो है वो किस वजह से हो रहे थे, वो हो रहे थे म्यूटेशंस की वजह से। तो वो जो म्यूटेशनल थ्योरी है, वो म्यूटेशनल थ्योरी प्रपोज किया था ह्यूगो डिवरीज ने। कब किया था, इन 1901, ठीक। उसके बाद मीनवाइल इन 1902 वॉल्टर एंड सुटॉन ऑब्जर्व द पेयर्ड क्रोमोसोम्स इन द सेल्स ऑफ ग्रास होपर। अब उसके बाद देखिए कि 1902 में जो साइंटिस्ट थे वॉल्टर एंड सुटन, इन्होंने क्या किया कि ग्रास होपर के क्रोमोसोम की पेयर जो थे, ग्रास होपर के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें उनको पता चला कि उनके अंदर क्या था, क्रोमोसोम पेयर था। और यही वो क्रोमोसोम पेयर है जिसकी वजह से क्या हो रहे थे, ये कि जो कैरेक्टर्स थे, वो कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे थे, या फिर जो सडन चेंजेस है वो हो रहे थे। उस वक्त तक किसी को भी ये चीज पता नहीं थी कि ये किस वजह से हो रहा है, क्रोमोसोम्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम्स। उसके बाद फिर और ज्यादा रिसर्च होने लगे कि एग्जैक्टली वो जो जेनेटिक मटेरियल है, कौन सा वो जेनेटिक मटेरियल है जिसके थ्रू ये ट्रांसफर हो रहा था। तो वो जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, जीन्स था, और ये जीन्स के थ्रू ही क्या हो रहे थे, जो कैरेक्टर्स वगैरह है वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद थ्रू विच 1944 ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट ऑस्टवर्ल्ड एवरी, मैकलिन मैककार्थी एंड कॉलिन मैकलियोड प्रूव्ड दैट एक्सेप्ट वायरसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद देखिए 1944 में 3 साइंटिस्ट का ट्रायल जो था, जिसमें ऑस्टवर्ल्ड एवरी थे, देन मैकलिन मैककार्थी थे एंड कॉलिन मैकलियोड थे। इन्होंने प्रूफ किया कि सिर्फ कुछ वायरसेस को छोड़ के सभी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें डीएनए जो है वो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जनरली देखिए जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस में कुछ वायरसेस में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ में डीएनए भी होता है। उसके बाद देखिए इन 1961 द फ्रेंच जेनेटिसिस्ट फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक मोनार्ड proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells। उसके बाद में जो साइंटिस्ट थे इन 1961 में फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक मोनार्ड, इन्होंने क्या किया, जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस था उसका एक मॉडल प्रपोज किया विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल। और कौन से सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए। और इसी वजह से, इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हेल्प हुआ कि डीएनए के अंदर कौन से जेनेटिक कोड्स यूज होते हैं वो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग जान सके, ठीक है। उसके बाद में प्रोटीन सिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन बायोलॉजिकल सेल्स
प्रोटीन्स कैरी आउट ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल। अब प्रोटीन जो जनरली क्या होते हैं, सभी जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं सेल्स के वो कैरी आउट करते हैं, और उसलिए क्या जरूरी था, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस जरूरी था। अब देखिए आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जनरली क्या है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देन उसके बाद में देयर बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एमर्ज व्हिच हैज वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसके बाद ही जब प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस हम लोग को समझ में आ गया, तो उसके बाद ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज होने लगा, जिसके वजह से बहुत ज्यादा स्कोप जो था वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में होने लगा, ठीक है। उसके बाद देखिए द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर, अब जनरली देखिए ये जो साइंस ऑफ हेरिडिटी था वो कहाँ कहाँ पे यूजफुल था। तो सबसे पहले डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर। जनरली हमको हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स पता है क्या होता है कि जो अनुवांशिक रोग जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो ऐसे जो डिसीज होते हैं, ऐसे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको पहले तो डायग्नोसिस करना, उनको पहचानना, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना, और ऐसे डिसऑर्डर से बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग को इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से पता चली। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया का जो डिसीज होता है, डिसऑर्डर होता है, ये जनरली क्या होता है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल ब्लड सेल होता है, उस नॉर्मल ब्लड सेल का जो शेप है वो क्या हो जाता है, सिकल्ड हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो में यहाँ पे क्या होता है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट यूज देखिए प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स के हाइब्रिड वेराइटीज बनाने के लिए, अलग अलग तरीके की वेराइटीज बनाने के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज होने लगा, जिस वजह से जो भी प्रोडक्टिविटी जो था एनिमल्स और प्लांट से मिलने वाला, वो प्रोडक्टिविटी भी हम लोग बढ़ा सके। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या था, इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज। ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे क्या था, माइक्रोब्स का बहुत ज्यादा यूज कर सकते थे हम लोग, और उन माइक्रोब्स के वजह से हम लोग बहुत सारे वैक्सीन वगैरह जो थे, एंटीबायोटिक्स जो थे, ये सब हम लोग बना सके। तो ये सब किस वजह से पॉसिबल हुआ, ड्यू टू द हेरिडिटरी साइंस, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन यू रिकॉल में हम लोग को टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, विच कंपोनेंट ऑफ सेल्यूलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। क्या पूछा गया हम लोग को कि कौन से कंपोनेंट होता है जो सेल्यूलर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है। अब हमने अभी देखा था स्टार्ट पहले ही कि कौन से कंपोनेंट्स के वजह से हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, तो वो ट्रांसफर होते हैं डीएनए के वजह से। किसके वजह से, डीएनए की वजह से। अब डीएनए में हम लोग ने देखा था कि एक स्मॉल सेगमेंट होता है जिसको हम लोग जीन्स बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, ये कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, what do we call to the process of transfer of physical and mental characters from parents to the progeny। मतलब कि उस प्रोसेस का क्या नाम होता है जिसके वजह से फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनके प्रोजेनी में मतलब चाइल्ड हम लोग बोलते हैं, तो प्रोजेनी में क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं। तो प्रोसेस का नाम क्या है, उस प्रोसेस को बोला जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं वारसा या फिर विरासत में, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं हम लोग कि जब मतलब कुछ पेरेंट्स में क्या होता है कि उनके कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो किस में क्या हो जाते हैं, उनके चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इनहेरिटेंस प्रोसेस, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। अब ये क्वेश्चन भी हम लोग ने देखा था कि डीएनए मॉलिक्यूल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले होता है फॉस्फेट, देन होता है राइबोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेसेस आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने नाइट्रोजन बेसिस में बताया था, डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक होता है एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थायमाइन,